नमस्कार आप सभी को। जी हाँ। नागरत्ना जी और सुमा जी अपने वीडियोस ऑन कर दें। अगर सुमा जी अगर नहीं कर पाए तो भी नागरत्ना जी वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ, किया है। जी सुमा जी कर पाएंगी आप वीडियो ऑन? शायद मैडम ज्वाइन हो गई मैडम? हाँ मैडम ज्वाइन हो गई। आ गई है। एक 25 लोग हो जाते ही हम शुरू कर देंगे। अभी 2 मिनट है हमारे पास। जी नमस्ते प्रतिभा मैम, नागरत्ना मैम, सुमा मैम। हाँ नमस्ते मैडम। कैसे हैं आप लोग? बस ठीक है। अच्छा अच्छा। पुष्प हाँ मैम। डॉक्टर पुष्पा है बेंगलुरु से। हाँ बेंगलोर से। हाँ हाँ मैम। वीडियो ऑन कीजिए अपना। मैं कहीं और बाहर हूँ इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओके ओके ठीक है कोई बात हाँ नहीं। हाँ ठीक है मैम। देखते हैं। नीलम जी हैं। 15 लोग हो गए शायद। 23 लोग हो गए हैं। 23 मुझे लगता है हम लोग शुरू कर देते हैं। हाँ स्टार्ट कर दीजिए मैडम। हाँ शुरू कर देते हैं। हाँ सबको नमस्कार। मैं प्रोफेसर प्रतिभा मुदलिया, अध्यक्ष हिंदी विभाग मैसूर विश्वविद्यालय मैसूर। मंगलुरु विश्वविद्यालय तथा मैसूर विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हमने जून में हमने एक व्याख्यानमाला शुरू कर दी थी। और आज का जो व्याख्यान होगा वह समापन व्याख्यान होने वाला है। लगभग 11 व्याख्यान हम लोगों ने अब तक आयोजित किए हैं और अंतिम व्याख्यान देने के लिए आज की प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर नीलम जी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। काफी सक्रिय ऐसी महिला है हमारे साथ। आज का उनका विषय है स्त्री विमर्श कल आज और कल। दिनेश कुशवाहा की कुछ पंक्तियां मैं बताऊं कि स्त्री के पास ऊब थी, अजूबे थे, मोहिनी थी, मर्म था, गृहस्थी थी, कठिन संघर्ष थे, गीत थे, गाने की इच्छा थी, कहीं अमीरी और ऐब भी थे, पर आंसू सब जगह थे। दिनेश कुशवाहा की इन पंक्तियों से आज का व्याख्यान शुरू करने के लिए करना है हम लोगों को, क्योंकि जो विषय आज नीलम जी हमारे सामने रख रही है वो है स्त्री विमर्श कल आज और कल। हमें देखते हैं कि 21वीं सदी जो है ये अस्मिता मूलक विमर्श की सदी रही है। अस्मिता की लड़ाई संघर्ष की ही लड़ाई है।
फिर अपनी अस्मिता को बनाने के लिए दलितों ने, आदिवासियों ने, अल्पसंख्यकों ने, किन्नरों ने और स्त्रियों को निरंतर संघर्ष करना पड़ा था। स्त्री का संघर्ष इतिहास का लंबा सफर तय कर चुका है। अपने होने और जताने को लेकर स्त्री अस्मिता के संघर्ष से जन्मे इस संघर्ष का विकास कई दिशाओं में हुआ। राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व में भागीदारी से लेकर आर्थिक संसाधनों में बराबर अधिकार की मांग कमोबेश रूप में विश्व के सभी हिस्सों में उठी है। स्त्री विमर्श वास्तव में स्त्रीत्व का जीवंत संघर्ष है, जो पुरुष द्वारा थोपी गई अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध एक लड़ाई है। पितृसत्ता और पुरुषवाद अपनी स्त्री जाति का जन्म से शोषण करते आ रहे हैं, उसकी ओर भेदमूलक दृष्टि से देखते आ रहे हैं, उसकी देह तथा मन पर अपना मालिकाना हक जताते आ रहे हैं। स्त्री पुरुष असमानता का यह भाव न जाने कब से समाज में जड़े जमा चुका था। उस असमानता के विरोध में किया जाने वाला नारी का संघर्ष आज का नहीं है, वह बहुत पुराना है। मात्र इस देश का नहीं है, सारी स्त्री जाति का है। पूंजीवाद के उदय के साथ जीवन में आधुनिकता, बौद्धिकता का प्रवेश होता है, वैज्ञानिक दृष्टि का विकास होता है, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों की घोषणा होती है। इसके साथ ही हजारों सालों की बेड़ियां एक झटके के साथ टूट जाती है और स्त्री के कदम आत्मसम्मान की दिशा में बढ़ते चलते हैं। स्त्री का ये संघर्ष, स्त्री की ये अस्मिता, उसकी पहचान बनाने का उसका मादा, ये सारा स्त्री विमर्श के अंदर समाया हुआ है। आज हमारे साथ डॉक्टर नीलम स्त्री विमर्श कल, आज और कल इस विषय पर अपना व्याख्यान देगी। इसके पूर्व मैं मैंगलोर विश्वविद्यालय की प्राध्यापिका डॉक्टर नागरत्ना राव जी से अनुरोध करती हूँ कि आज इस आभासी बैठक के सभी सदस्यों के सामने नीलम जी का परिचय प्रस्तुत करें और उनको अपना भाषण देने के लिए आह्वान करें। नागरत्ना जी। सभी को नमस्कार। आज के इस व्याख्यान माला के प्रमुख वक्ता डॉक्टर नीलम जी का परिचय आप सबको कराने का सौभाग्य मुझे मिला है। डॉक्टर नीलम जी एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं। ये एक प्रसिद्ध लेखिका, कथाकार, कवयित्री, आलोचक एवं संपादक हैं। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है और संप्रति ये दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं। इन्होंने करीब 12 पुस्तकें इनकी जैसे हिंदी कवित्य, स्त्री स्वर, सबसे बुरी लड़की एक कविता संग्रह, किराए का मकान कहानी संग्रह आदि। इसके अलावा इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में अपने पत्र, शोध आलेख, साक्षात्कार और कविताएं इनकी प्रकाशित हुई हैं। रिदम पत्रिका की ये उपसंपादक रही हैं। 2019 में हंस पत्रिका के दलित विशेषांक की ये सहयोग संपादिका रही हैं। इन्होंने प्रथम और द्वितीय दलित साहित्य महोत्सव का आयोजन किया है 2019 और 2020 में। इन्होंने स्त्री विमर्श पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन भी किया है। तो इनका जो बायोडेटा है, इसको देखने से लगता है कि ये स्त्री साहित्य, स्त्री विमर्श से काफ़ी जुड़ी हैं। और आज जो हैं, हम ये सौभाग्य है कि वो आज स्त्री विमर्श पर बोलने वाली हैं। तो उनके व्याख्यान से पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहती हूँ। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। तो स्त्री साहित्य के संदर्भ में उसे लिखने दो। और उसने जो स्वानुभूति की है, स्त्री ने जो स्वानुभूत किया है, उसको जो उसने लिखा है, उसको परखना, समझना और उसके प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करना ही स्त्री साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए आज हम सब स्त्री विमर्श को लेकर डॉक्टर नीलम जी का व्याख्यान सुनते हैं। डॉक्टर नीलम जी, आप बोल सकती हैं। मैं आपका इस व्याख्यान माला में स्वागत करती हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रत्ना जी, प्रोफेसर प्रतिभा जी, डॉक्टर सुमन जी, प्रोफेसर नामदेव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, श्रीधर रमाकांत जी, डॉक्टर पुष्पा जी, आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 11 व्याख्यान माला हो चुकी है और आप लोग लगातार इतना निरंतर प्रयासरत रहे हैं कि साहित्यिक दुनिया कैसे चलती रहनी चाहिए, और वो भी इस समय में जब कोरोना काल चल रहा है और आपस में लोग मिलजुल नहीं सकते हैं, वहां पर साहित्यिक जो सक्रियता आप लोगों ने बनाई है वो बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी की भी हकदार हूँ कि कई बार ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया, चूँकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारणवश जो है मैं आप लोगों के सामने रूबरू नहीं हो पाई थी, लेकिन आज मैं रूबरू हुई हूँ और मैं स्त्री विमर्श कल आज और कल पर अपनी बात रखती हूँ कि स्त्री विमर्श आखिर है क्या, इसके अवधारणा क्या है, क्या स्त्री विमर्श जो है इसके पहले की अवधारणा है या ये अब की अवधारणा है। जब हम देखते हैं तो जो स्त्री विमर्श की जो अवधारणा है ये आधुनिक युग की देन है। इससे पहले तो स्त्रियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, और जब हम स्त्री अस्मिता की बात करते हैं तो स्त्री अस्मिता आते ही सबसे पहले हम अगर पूछते हैं तो इसका तात्पर्य ही हम बताने लगते हैं, अच्छा पहचान कैसा, पहचान मिसेस राम, मिसेस श्याम, मिसेस दुबे, मिसेस चतुर्वेदी, मिसेस कुमार, यही हमारी पहचान है। अगर हम शादीशुदा नहीं हैं तो हमारे पिता के द्वारा हमारी पहचान है, हमारे भाई के द्वारा हमारी पहचान है। जब हम बड़े हो गए और हमारी शादी हो गई तो पूरी जिंदगी हम पति के नाम का एक मंगलसूत्र अपने गले में लटकाकर और मर जाते हैं, और हमारी पहचान उन्हीं की पहचान से जो है बनी रहती है। इन सब विषयों पर भी मैं आऊंगी, लेकिन वाकई में जब हम स्त्री अस्मिता की बात करते हैं तो स्त्री अस्मिता का मतलब होता है हमारी पहचान, हमारे स्व की पहचान, हम क्या हैं, हमारी अपनी क्या पहचान है, उस तरफ जो है हम उन्मुख होते हैं। ज्यादातर जब हम देखते हैं तो जो भारतीय समाज में जो स्त्री विमर्श के जो विचार की जो शुरुआत चल रही है उसका श्रेय पुरुष वर्ग को ही चला जाता है कि अगर हम पढ़ लिख भी रहे हैं तो सारा क्रेडिट पुरुष को ही चला जाता है। अच्छा, वो पढ़ रही है तो इसका मतलब कि बिना पति के सहयोग के या उसके जो है वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। मतलब हमारी एक वैशाखी होती है और वो वैशाखी है पुरुष की वैशाखी। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे ऊपर सदियों से स्त्रियों के ऊपर कितने अत्याचार होते आए हैं, और एक जो सतह जो प्रोसेस चला कि स्त्रियों के ऊपर जो शोषण हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। हालांकि अगर पूरे इतिहास की हम बात करें तो स्त्रियों के शोषण के खिलाफ सबसे पहले पुरुषों ने ही आवाज उठाई है, जिसमें से ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, राजा राम मोहन राय हैं, जिन्होंने सती प्रथा जैसे जो हमारे यहाँ कुरूप कहते हैं, कुरूतियां थी, उसका उन्होंने जमकर विरोध किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने स्त्रियों को के लिए जो है हिंदू विल कोड ही वो लेकर आ रहे थे, लेकिन उसका जो है काफी जबरदस्त विरोध होने लगा। इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले हम स्त्री लेखिकाओं की तरफ भी आएंगे कि महादेवी वर्मा जो हैं वो चौथे दशक में ही स्त्री विमर्श के अनेक
उत्तेजित जो है प्रश्नों को हमारे समाज के सामने जो है वो रखती हैं। और उनका मानना भी है कि जो पुरुष के द्वारा जो स्त्री का चरित्र है वो अधिक आदर्शवादी बनता है। अब आप ये देखिए कि बहुत बड़ी बात जो है महादेवी वर्मा करती हैं कि जब पुरुष स्त्री की बात करता है तो एक आदर्श स्त्री की बात करता है। अब वो आदर्श स्त्री कैसी होनी चाहिए? एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में। हम कहते हैं ना कि अगर वो ज्यादा उसको बोलना नहीं चाहिए, उसका जो पति का अधिकार है, पत्नी का जो अधिकार है उसी पत्नी के अधिकार तक सीमित रहना चाहिए। आज भी अगर हम आधुनिक समाज में जब हम जी रहे हैं और हम 21वीं सदी की जब हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि सर्विस तो वो करती है, लेकिन जो स्त्रीत्व उसका कहते हैं ना कि जो रूप है वो जरूर होना चाहिए। एक आदर्श, अगर वो घर से निकलती है तो खाना भी उसको बनाकर आना चाहिए, पति है तो उसकी सेवा भी करनी चाहिए, सास ससुर है तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए, बेटी के रूप में है तो माँ बाप की, मतलब जितने भी सेवा का कहते हैं ना कि अगर ठेका लिया है तो स्त्रियों ने लिया है, ज्यादातर पुरुष नहीं लेते हैं। जब हम कहते हैं कि पुरुष अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि बारीकी से जब आप देखिएगा तो पुरुष सेवा नहीं करता है माँ बाप की, एक स्त्री ही बहू के रूप में सेवा करती है। और विभिन्न, अगर वो नहीं भी करती है तो उसके ऊपर जो है घर तोड़ने के आरोप भी लगा दिए जाते हैं। मतलब किस घर जोड़ने का काम भी और घर तोड़ने का काम भी जो है आप देखिए ज्यादातर स्त्रियों के सर जो है वो मढ़ दिया जाता है। ये भी एक तरह का जो है वो पितृसत्ता की चाल है। तो 21वीं सदी का ये जो दूसरा दशक जो है वो खत्म हो गया है, तब भी जो स्त्रियां हैं वो पितृसत्ता से पूरी तरह से आपको ग्रस्त मिलती हैं। स्त्रियों में भी जो है वो पितृसत्ता आपको देखने को मिलेगी। अब स्त्रीवाद पितृसत्ता से लड़ भी रहा है और पितृसत्ता जो है उसके चारों ओर जो है वो घूम रहा है। अब आप इसको किस रूप में समझ सकते हैं कि कैसे जो है पितृसत्ता चारों ओर घूम रहा है? अब हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जितने भी तीज त्योहार हैं उन सब तीज त्योहारों का ठेका जो है वो औरतें ले रखी हैं। ऑफिसों में अगर वो जाती हैं तो वो सबसे पहले कहेंगे कि मुझे घर दीपावली है तो भाई घर की सफाई करना है, मुझे छुट्टी चाहिए, होली है तो मुझे व्यंजन बनाना है। और अभी तो आज की ताजा ही अगर हम देख लें तो रक्षाबंधन, 2 साल का भी भाई होगा तो वो बहन की रक्षा करेगा कि ये जो है आपकी रक्षा कर लेगा। अब आप ये सोच कर देखिए कि मैं विरोध वो नहीं कर रही हूं कि हमें त्योहारों का विरोध करना चाहिए, लेकिन आप त्योहारों में देखिए, उन परंपराओं में देखिए तो कैसे स्त्री शोषण आपके उसके अंदर नजर आता है, कैसे वो घर बना हुआ है। आज अगर कोई स्त्री जो है अपने माँ बाप से प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती है तो सबसे बदमाश औरत कहलाती है, दुनिया की सबसे बदमाश वो औरत होती है। अगर वो आवाज उठाती है तब भी वो बदमाश औरत होती है। राखी बांध लो और सारी जायदाद जो है वो आप भाई के नाम कर दो। भाई ये नहीं कहता है कि तुम राखी बांध लाओ, मैं तुम्हें राखी बांधता हूं और तुम मेरी रक्षा करो और सारी प्रॉपर्टी माँ बाप की ले लो, कभी नहीं। 2 भाई, अगर 2 भाई हैं, 4 बहन हैं तो बहन कहेगी कि मेरा मायका बना रहे और वो कभी ये नहीं कहेगी कि मुझे अपने माँ बाप का जो है प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए। जबकि संविधान के आधार पर स्त्री को अपने पिता की संपत्ति में भी अधिकार मिला हुआ है, जिसको लेकर बाबा साहब ने हिंदू बिल कोड वो लेकर आए थे। और बहुत ही विडंबनापूर्ण बात है कि स्त्री ही नहीं समझती हैं कि ये हमारे अधिकार की बात है। जब हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र जी की पत्नी ने यहाँ तक कह दिया था कि ये चूहड़ जाति के लोग, ये दबे कुचले लोग, क्या ये हमें बताएंगे कि हमारे स्त्रियों की स्वतंत्रता क्या है? तो अब आप ये सोच कर देखिए कि हमारी स्त्रियां, मतलब जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये स्त्रियां भी
किस तरह से पितृसत्ता के जकड़न में जो है वो गिरफ्त है। महिला रचनाकारों की जब हम बात करते हैं तो यही महिला रचनाकार जो हैं इन्हीं परंपराओं से लड़ने की बात करती हैं, इनसे आजादी की बात करती हैं, लेकिन लड़ने के बाद भी कहीं ना कहीं वो अपने व्यक्तिगत जीवन में इन्हीं पितृसत्तात्मक समाज द्वारा जो परंपराएं हमें दी गई हैं उन परंपराओं को वो ओढ़ लेती हैं और उसको नाम दे देती हैं, धर्म का नाम दे देती हैं और परंपरा का नाम दे देती हैं। जबकि एक तरह से देखें तो ये धर्म और ये परंपराएं ही स्त्री के शोषण का सबसे प्रमुख कारण रहा है, क्योंकि उसी धर्म और परंपरा के आधार पर ही स्त्री का शोषण जो है वो सदियों से होता आ रहा है और आज भी, आज के समय में भी स्त्री का शोषण जो है वो उसी रूप में हो रहा है। इन्हीं सब चीजों से टकराते हुए जो है 21वीं सदी में, आधुनिक काल में जो है स्त्री लेखिकाओं ने जो है अपना लेखन शुरू किया। इससे पहले प्रेमचंद, जैनेन्द्र, यशपाल, बहुत सारे जो साहित्यकार थे वो स्त्रियों को लेकर साहित्य की रचना कर चुके थे, लेकिन साहित्य में जो दर्द, जो मर्म आना चाहिए वो मर्म उन साहित्यकारों में देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर हम प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद आदर्शवादी स्त्री की बात करते हैं, जैनेन्द्र और के यहाँ जो है स्त्रियां किस और प्रसाद के यहाँ स्त्रियां जो हैं वो एक आदर्श प्रेमिका के रूप में मिलती हैं, प्रेरणा स्रोत प्रेमिका के रूप में मिलती हैं। मतलब उनका एक जो अस्तित्व होता है वो अस्तित्व जो है कहीं ना कहीं पुरुष के इर्द गिर्द मंडराता है। हालांकि अगर हम जब यशपाल के साहित्य को पढ़ते हैं तो यशपाल का जो साहित्य है वो बिल्कुल विपरीत है। वहां पर वो स्वच्छंदता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, नैतिकता की वहां पर कहीं कोई बात ही नहीं है। वो आपसी प्रेम की बात करते हैं, सेक्स की बात करते हैं, जिससे बाद में चलकर स्त्रियां जो हैं इन विषयों पर आती हैं और जो सुचिता नाम की चीज है, जो यौनिकता है, उसको वो तोड़ती हैं। तो जो महिला रचनाकारों की रचनाओं में स्त्री विमर्श की वास्तविकता को हम देख सकते हैं, जहां पर महिला साहित्यकार जो हैं वो स्त्री होकर अपने जीवन की सारी जो सामाजिक मान्यताएं थी उसको वो तोड़कर और भगवान, पति को भगवान मानने से इनकार करती हैं और स्वच्छंद जीवन जीने के लिए वो प्रयासरत होती हैं। आप देखिए कि हमारे समाज में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था पति परमेश्वर, कि पति जो है वो परमेश्वर है। आज भी भावावेश में आकर बहुत सारी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने पति को परमेश्वर ही कहती हैं और हमारे धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि पति जो है वो हमारा परमेश्वर है। इसीलिए आप देखेंगी कि जब पति की मृत्यु हो जाती है तो स्त्री अपने आप को सबसे ज्यादा असहाय महसूस करती है। उसको लगता है कि उसकी सारी दुनिया जो है वो उजड़ गई है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। जबकि अगर एक पत्नी की मृत्यु होती है तो एक पति जो है इस तरह के भावों से कभी ग्रसित नहीं होता है। वो कभी ग्रसित नहीं होता है कि हाँ मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई है, या मैं उल्टा हो गया हूं, या मैं कुलच्छनी हो गया हूं, या मेरी परछाई पड़ते ही जो है सब कुछ अशुभ हो जाएगा। जबकि स्त्री के अंदर ये सारी कुंठाएं जो हैं वो ग्रसित हो जाती है कि अगर मेरा पति नहीं होगा तो मेरी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। उसका कारण भी है क्योंकि ये समाज और ये परिवार हमको वो चीज प्रोडक्ट करता है, हमें दे देता है वो चीज कि अगर तुम्हारा पति ही परमेश्वर है, तुम्हारा सब कुछ है। तभी हम कहते हैं कि हम सजते हैं, धजते हैं तो अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करते हैं। औरतों के लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट बना हुआ है 16 श्रृंगार का कॉन्सेप्ट, कि पति के लिए हम जो है पूरी जो है साज और सज्जा करेंगे।
इसके इसके उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे कि करवा चौथ दिल्ली और दिल्ली के आसपास के उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं वहां पर करवा चौथ का जोर शोर से जो है ये त्योहार मनाया जाता है। और उनकी लंबी आयु के लिए हर साल जो है औरतें यानी पत्नियां जो हैं उनके जीवन का रिचार्ज कूपन करती हैं। जैसे हम लोग मोबाइल का रिचार्ज कूपन करते हैं और एक डेट फिक्स होती है कि 1 महीना, 2 महीने, 5 महीने, उसके बाद अगर हम वो रिचार्ज नहीं करेंगे तो वो मोबाइल जो है डेथ कर जाएगा। तो उसी तरह से पतियों के भी जीवन का हम लोग रिचार्ज कूपन करते रहते हैं। कभी पत्नी के रूप में करते हैं, कभी माँ के रूप में करते हैं, कभी बहन के रूप में करते हैं। हमेशा हम उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं। आज रक्षाबंधन है, आज भी हम अपने भाइयों की लंबी आयु की ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पुरुष भी पत्नियों की लंबी आयु के लिए कभी आज तक कोई प्रार्थना उन्होंने किया है? क्या आज तक उनके लिए कोई त्योहार इस तरह से बना हुआ है जो मात्र पत्नियों के लिए रखा जाता हो या उनकी लंबी आयु के लिए रखा जाता हो? तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है वो सामने आता है। जब हम शुचिता की भी बात करते हैं तो शुचिता भी आप देखिए किसके लिए है? शुचिता यानी कि पवित्रता महिलाओं के लिए है। सारी पवित्रता जो है वो महिलाओं ने ले रखी है। अगर किसी पुरुष के द्वारा वो टच हो जाती हैं तो उनकी शुचिता जो है वो खत्म हो जाती है। पुरुषों द्वारा अगर बलात्कार किया जाता है, जो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है इस समाज में, वहां पर भी जो स्त्रियां हैं या जो समाज है वो स्त्री को ही दोषी समझता है। कहते हैं जरूर जो है यही गलत होगी, इसने कपड़े ऐसे पहने होंगे, ये आकर्षित कर रही होगी पुरुष को कि मतलब कि अपने किसी ना किसी हाव भाव से, और पुरुष बेचारा क्या करे, वो तो पुरुष है, उसका मन डोल सकता है। तो क्या स्त्रियों का मन, सवाल उठता है कि क्या स्त्रियों का मन नहीं डोल सकता है? क्या उनका मन नहीं करता है? ये बहुत बड़ा सवाल हमारे समाज के ऊपर है। यहाँ तक कि आप लोगों ने कई साल पहले निर्भया जो बलात्कार कांड हुआ था, वहां पर जो स्टेटमेंट बड़े बड़े महापुरुषों के आते थे, वो स्टेटमेंट सुनकर ही आपके मन मस्तिष्क जो है कहीं ना कहीं झकझोरने लगते हैं, कहीं ना कहीं कंपन होने लगता है कि इस तरह का स्टेटमेंट हम कैसे दे सकते हैं। कि उस समय उसको भाई बना लेना चाहिए था, उस बलात्कारी को उसके हाथ पैर जोड़ लेने चाहिए थे, या वो अपने प्रेमी के साथ बैठकर कहीं ना कहीं जो है चुंबन और ये सब कर रही होगी, जिससे वो जो आरोपी व्यक्ति थे, उन आरोपी व्यक्तियों का जो है वो मन जो है डोल गया। तो आप सोचिए कि हमारी मानसिकता जो है वो कैसी है। आज हम कहाँ खड़े हैं? हम और आप आज डिजिटल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में हम मानसिक रूप से डिजिटल हो पाए हैं? मुझे नहीं लगता है कि हम आज भी मानसिक रूप से डिजिटल हैं। हम अधखुले कपड़े पहन लेते हैं, हम हाफ पैंट पहनकर जा सकते हैं, हम शराब पी लेते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं और हम कहते हैं कि ये स्त्री विमर्श है। अगर देखें तो ये स्त्री विमर्श नहीं है, ये हमारा शोषण ही है। हम कहीं ना कहीं शोषित ही होते रहते हैं। तो इन चीजों पर भी हमें सोचना चाहिए कि हमारी अपनी आजादी क्या है, हमारा शोषण कैसे और किस रूप में हो रहा है, इन चीजों पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। जहां पर जब हम मीरा की बात करेंगे, हम साहित्य के माध्यम से भी इन चीजों को जोड़ेंगे कि मीरा जब कहती हैं कि लोक लाज कुल कानी जगत की दई बहाय जस पानी, अपने घर का पर्दा कर लो मैं अबला गौरानी। अब आप सोच कर देखिए कि अगर इसको देखें तो भक्ति के ही माध्यम से ही सही, लेकिन मीरा जो है पूरे पुरुष सत्ता और उसके वर्चस्व को ललकार रही थी। जिस समय मध्यकाल के समय जहां
औरतों को बोलने का अधिकार नहीं था, जहां वो कुछ नहीं बोल सकती थी। बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती थी, और जो मैंने पति परमेश्वर का जो कॉन्सेप्ट बताया, ये सब कुछ वहां पर मौजूद था। अगर वहां पर एक स्त्री सती होने से, और जहां सती होना जो है वो गौरव का विषय माना जाता था। अब आप सोचिए कि आज जब हमारी छोटी उंगली जो है थोड़ा सा जल जाती है तो हम कितने तड़प उठते हैं। और वो दौर जो हम परंपरा के नाम पर, जो धर्म के नाम पर अपनाते हैं, वो कितना जघन्य था। वो हत्या होती थी स्त्रियों की, कि उनको सजाकर और पति को गोद में बिठाकर और चिता में जला दिया जाता था। ये थी हमारी परंपरा। शर्म आती है ऐसी लोग, अगर हम कहें तो शर्म आनी चाहिए हमें ऐसी परंपराओं पर, जहां हम ऊंची ऊंची बातें करते हैं कि हमें अपने परंपराओं पर जो है वो नाज है। नहीं नाज है हमें अपनी परंपराओं पर, क्योंकि स्त्रियों को कीड़े और मकोड़ा समझा जाता था। स्त्रियों की को कुछ समझा ही नहीं जाता था। स्त्रियां मात्र देह थी, देह के अलावा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ वो पति के लिए बिस्तर की शोभा है वो, और आज भी है। आज भी उनको किचन और बिस्तर से परे नहीं देखा जाता है। अगर निर्मला पुतुल की एक कविता की लाइन है कि तुम क्या समझते हो हमें, रसोई घर और बिस्तर से परे तुम क्या समझते हो। मतलब आज के आधुनिक दौर में भी स्त्री को एक देह के रूप में ही समझा जाता है और देखा जाता है। स्त्री मात्र देह है। रसोई घर से उसको फुर्सत नहीं मिल सकती है। हमें आधी चिंता होती है कि हमें अपने बच्चों के लिए खाना बनाना है, लेकिन क्या कभी पुरुष सोचता है कि हमें बच्चों के लिए खाना भी एकाध अगर रेयर छोड़ दिया जाए तो। अगर सवाल उठता है तो कुछ लोग कहते हैं जी हमारे क्या तो बना देते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूं। अगर आप प्रतिशत में निकाल कर देखिए तो हम बहुत सारी स्त्रियां यहां पर बैठे हुए हैं। हम अपना काम भी करने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि पहले हम खाना बना लें, उसके बाद हम अपने कार्यस्थल पर जाएं। लेकिन पुरुष सबसे पहले उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो पहली जिम्मेदारी उसका कार्यस्थल होता है। लेकिन हमारी जो पहली जिम्मेदारी होती है वो हमारा रसोई घर होता है। उसके बाद हम कार्यस्थल की बात करते हैं। ये अंतर है आज भी स्त्री और पुरुष में। हम आधुनिक होने के बाद भी अभी भी अपने आप को उस मानसिकता से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। साहित्य के माध्यम से, चाहे वो मनु भंडारी हो, उषा प्रेमवदा, कृष्णा सोपती, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, मृणाल पांडे, राजी सेठ, नमिता सिंह, सूर्यबाला आदि जो महिलाएं हैं, उनका जो स्त्री विमर्श है वो इन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है और इन्हीं समस्याओं को वो अपने साहित्य के माध्यम से जो है कहीं ना कहीं दर्शाती हैं। जैसे नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है, आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीकरे की मंगनी। और ठीकरे की मंगनी जो है स्त्री की अस्मिता और उसके पूरे संघर्ष को दर्शाती है। और वहां पर नासिरा शर्मा उस धर्म के खिलाफ भी बोलती हैं। विस्फोट है पूरा, परंपराओं के खिलाफ है वो, कि कैसे ये परंपराएं जो हैं वो स्त्रियों को अपने अंदर बांध कर रखती हैं और उन्हें स्वतंत्र नहीं होने देती हैं। या जब हम ममता कालिया का बेघर पढ़ते हैं या मृदुला गर्ग का जब हम चितकोबरा पढ़ते हैं, जो स्त्री के नैतिक यौन नियमों को चुनौती देती हैं। अब जैसे ही यौनिकता की बात आती है तो हम कुछ परंपरावादी और धार्मिक लोगों के कान बिल्कुल खड़े हो जाते हैं और यौनिकता शब्द आते ही ऐसे लगता है कि हम बिगड़े हुई औरतें हैं। जबकि हमारे समाज की हम बात नहीं करते हैं, मनुष्य होने के नाते
ये हमारा पार्ट है, लेकिन हम उसी चीज पर बात नहीं करते हैं, शर्माते हैं और उसको सुचिता के एक दायरे में लाकर समेट कर रख देते हैं। हम उस पर बात ही नहीं करते हैं और उसी आधार पर ही स्त्रियों का शोषण जो है वो निरंतर जो है वो आज भी चलता रहता है। जब हम स्त्री विमर्श की बात करते हैं तो स्त्री विमर्श को किसी एक परिभाषा में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, एक दायरा हम उसका नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जो नारी विमर्श है वो अंग्रेजी शब्द के फेमिनिज्म का ही जो है हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ आप सबको मालूम है कि क्या है। और अगर ज्ञान शब्दकोश के अनुसार जब हम उसकी बात करें तो इसका तात्पर्य यह होता है कि विमर्श का अर्थ विचार, विवेचन, परीक्षण, समीक्षा, तर्क, ज्ञान आदि के रूप में हम इसको लेने लगते हैं। और आधुनिक हिंदी शब्दकोश के अनुसार सोच, विचार, तथ्य या वास्तविकता का जब हम पता लगाते हैं, कुछ सोचने समझने की बात करते हैं, तो गुण, दोष आदि की बात भी जो है हम स्त्री विमर्श के अंदर लेकर आते हैं। लेकिन जब हम आज की नारी का जब सारा असंतोष देखते हैं, इस बात को भी लेकर है कि आज भी स्त्री को जो है वो मनुष्य के रूप में नहीं समझा जाता है और पुरुषों के बराबर सामान्य रूप से उसको आज भी अधिकार नहीं मिला हुआ है, आज भी वो उससे वंचित हैं। आज भी नारी जो है वो पारंपरिक रूढ़ियों, मान्यताओं, अंधविश्वासों के शोषण से अपने आप को वो न तो मुक्त कर पा रही है और ना ही स्वतंत्र कर पा रही है। जैसा कि मैंने आपको पीछे उदाहरण भी दिया कि करवा चौथ के रूप में, रक्षाबंधन के रूप में, दिवाली और होली के नाम पर कैसे जो है आज भी हम अपने आप को उन्हीं परंपराओं के अंदर जकड़ कर रखे हुए हैं, उससे हम आज भी नहीं निकल पा रहे हैं। और नारी विमर्श जो है वो आज भी संघर्ष कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें स्थगित हो चुकी हैं, अगर शायद हो गई होती तो आज इस वेबिनार की जरूरत भी ना पड़ती, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी स्त्री मुक्ति, स्त्री स्वतंत्रता की हम बात करते हैं। कहीं पर भी चले जाइए, घरों में, परिवारों में स्त्री का शोषण हो रहा है, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, रिश्तेदार के रूप में। और बलात्कार जैसा जो जघन्य अपराध होता है, आप सोचिए कि स्त्री को मानव ही तो समझा जाता है, कीड़ा ही तो समझा जाता है कि हम जब चाहें तब उनको जो है रौंद दे। एक नाक का विषय है स्त्री, हमेशा हम उसको नाक और बाबा की पगड़ी समझ बैठते हैं कि एक तो हम कहते हैं कि आप पराया धन हो, स्त्री को हम हमेशा कहते हैं पराया हो, पराया हो। हम ना तो कहते हैं ना तो हम मैडम आप म्यूट हो गई है, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अब आ गई जी जी। जब हम मायके में होता है कि हम पराये धन हैं, ससुराल में होता है कि हम जो है पराये घर से आए हैं, तो हमारा अपना घर क्या है? अगर पति ने तलाक दे दिया तो वो घर हमें छोड़ना पड़ता है कि हमारा तो ये अपना घर नहीं है। शादी होकर चले गए तो माँ बाप के यहाँ से हमारा रिश्ता कट जाता है कि ये हमारा अपना नहीं है। तो इस आधुनिक दौर में भी हम इन्हीं चीजों से अभी लड़ रहे हैं, अभी भी हम लड़ रहे हैं। अभी भी हम मनुष्य होने की जो जद्दोजहद है, जो स्त्री लेखिकाएं बात कर रही हैं, जिस पिंजड़े को तोड़ना चाहती हैं, उस पिंजड़े में हम आज भी कहीं ना कहीं जो है वो कैद हैं और उस कैद से हमें आज भी जो है निकलना हमारा आज भी मुश्किल हो रहा है।
और कारण क्या है? वही देह। देह के आधार पर ही हमारे अपने व्यक्तित्व को ही पूरा बांध दिया जाता। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि अच्छा ये स्त्री बहुत बोलती है, ये तो घर बिगाड़ती होगी, ये घर बिगाड़ने वाली ही होगी। यार इतना बोलती है तो इसका पति बेचारा क्या करता है, वो तो बेचारा कितना बेचारा होगा। लेकिन जब पति पुरुष बोलता है तो उसको हम वाह बहाई देते हैं, वाह कितना तेज तर्राक पुरुष है, कितना क्या वाह क्या बात है। ये मानसिकता ही जो है उसी पितृसत्ता के तंत्र के रूप में जो है वो काम करती है। और पुरुष सत्तात्मक समाज की जो दृष्टि है वो उसी स्त्री को सर्वोच्च नारी की श्रेणी में रखता है कि जो शील हो, नैतिकता वाली बात करती हो, मर्यादा वाली बात करती हो, मातृत्व वाली बात करती हो, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि कितनी अच्छी ये स्त्री है, बहुत अच्छी स्त्री। हम और आप भी यही बात बोलने लगते हैं, यार ये कितनी अच्छी है, देखो सुबह उठ जाती है, पति को चाय बना कर देती है, बच्चों की टिफिन तैयार करती है, घर का सारा काम करती है, यहाँ तक कि पूजा पाठ भी करती है, और फिर बेचारी जो है नहा धोकर तैयार होकर वो ऑफिस को जाती है, वहां से आती है फिर काम करती है, कितनी अच्छी है। और अगर वहीं कोई स्त्री ये आवाज उठा दे कि तुम्हारे बराबर हम भी काम करके आ रहे हैं और रसोई घर की बराबरी जो है हमारी और तुम्हारी बराबर होनी चाहिए, तो वो स्त्री बिगड़ैल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होती है। कभी आप उदाहरण के रूप में अपने घरों में देख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए कि पति के कोई दोस्त आ जाते हैं और पति जो है, पत्नी खाना पीना नाश्ता सब कुछ तैयार करके लाती है, तो वो पत्नी धर्म होता है, स्त्री धर्म होता है। लेकिन अगर पत्नी या बहन या माँ कोई भी मतलब स्त्री के रूप में हो, अगर वहां पर पति चाय बनाकर ला दे तो पूरी सोच आप देखिएगा कि वहां क्या हो जाएगी। अरे यार उसके यहाँ गए थे, उसका हस्बैंड जो है चाय बनाया है, यार कितनी लकी है वो, उसका हस्बैंड उसको चाय दिया है। चाहे वो अपनी पत्नी को मेहमान जाने के बाद 2-4 थप्पड़ भी लगाता हो, अभी उस थप्पड़ की घटना पर भी मैं आऊंगी, 2-4 वो मार भी देता हो, रात में जबरदस्ती अपनी पत्नी के साथ करता हो, लेकिन उसने अगर अपनी पत्नी की सहेलियों के सामने अगर 1 कप चाय बना दी तो वो महान पति बन जाता है। पर पत्नी महान नहीं बन पाती है, क्योंकि हर बार उसको कहीं ना कहीं जो है अपने आप को सर्वोच्च दिखाना होता है, अपने आप को अच्छा साबित करना होता है। वो हमेशा अपने आप को साबित करने में ही मृत्युशैया पे लेट जाती है। वो हमेशा अपने को अच्छी माँ दिखाना चाहेगी, अच्छी बहन, अच्छी भाभी, अच्छी, मतलब जितना भी अच्छाई का ठेका ले रखा है वो महिलाओं ने ले रखा है। तभी तो जे.एस. मिल कहते हैं ना कि दुनिया की जितनी बुराई थी उसे महिलाओं ने ग्रहण किया और दुनिया की जो अच्छाई थी उसको पुरुषों ने ग्रहण किया। अच्छाई क्या थी जो पुरुषों ने ग्रहण किया? स्वतंत्रता, स्वच्छंदता। और महिलाओं ने दुनिया की जो बुराई थी वो क्या थी? धर्म, परंपरा, रूढ़ियां, वो सब का सब जो है किसने ग्रहण किया? वो महिलाओं ने किया। तो इस तरह की मैडम यू आर म्यूटेड। म्यूट मैडम। हम इन सारी चीजों को आज भी जो है इस रूप में कहीं ना कहीं देखते हैं और उससे जो है हम 2-4 होते रहते हैं। अब हम अगर उसी रूप में देखें तो जैसे सीमन बउआ कहती हैं अपने द सेकंड सेक्स में कि औरतें पैदा नहीं होती हैं, औरतें बनाई जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात है उनकी। हम वाकई में जब पैदा होते हैं तो एक मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं, लेकिन जैसे ही हम पैदा हो जाते हैं हमें जो है स्त्री
और पुरुष, यानी मेल और फीमेल में बांट दिया जाता है। अक्सर मैं आपको अपने ही घरों का उदाहरण दूंगी, आसपास का उदाहरण दूंगी। 10 साल का बच्चा भी नंगा होकर घूमता है, कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन एक दिन की पैदा हुई नवजात फीमेल शिशु जो होती है उसको भी हम अंडरवियर पहना देते हैं और आ करने वाली बात करते हैं। कोई मेहमान भी आएगा तो कहेगा यार पहना दो कपड़े, पहना दो इसको। आप सोचिए, वो तो बच्चा है, उसको तो कुछ नहीं पता है। वहीं से शुरुआत होती है हम स्त्रियों के अंदर पवित्रता और यौनिकता के जो कीड़े हैं, जो बिदबिदाते हुए कीड़े हैं, वो हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं और हमारा लालन पालन जो है उसी रूप में होने लगता है। अगर लड़का गिरता है तो कहते हैं अरे क्यों रो रहे हो लड़कियों जैसे। अरे लड़का गिर, क्या उसको चोट नहीं लगती है? लड़के को भी तो चोट लगती है, अगर एक थप्पड़ मारिए तो उसको भी चोट लगेगी। लेकिन हम उसको बचपन से ही सिखा देते, नहीं लड़के रोते नहीं है, तुम बहुत बहादुर होते हो। लेकिन हम लड़की को नहीं कहते हैं कि तुम क्यों रो रही हो, हम उसको नहीं बहादुर बनाते हैं। खेलने के लिए हम उसको गुड़िया ला कर दे देते हैं और लड़के को देंगे और किचन सेट, सबसे पहले किचन सेट दे देते हैं। हम कहते हैं कि आग लगा देना चाहिए ऐसे किचन सेट में, क्योंकि शोषण का पूरा उदाहरण ही रसोई घर से शुरू हो जाता है। हम उसको रोटी पकाना सिखाना शुरू कर देते हैं कि, और कहते क्या है, इसको दूसरे के घर जाना है। और जब लड़के को सिखाते हैं तो कहते हैं कि भाई मान लो हम नहीं रहे तो कम से कम तुम अपना पेट तो भर लेना। अगर आज के दौर में हम ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो लड़के को भी सिखाते हैं, आप देखिए उसके अंतर कैसे होते हैं। दोनों को सिखाने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हम उसको सिखाते हैं एक कि तुम्हें जो है हर स्थिति में अगर हम नहीं रहेंगे तो तुम कम से कम अपना पेट भर लेना, लेकिन इस लड़की को जब हम सिखाते हैं कहते हैं तुम्हें दूसरे के घर जाना होगा, इसलिए तुम सीखो। या जब बच्चे पैदा होते हैं और हम अपना धन इकट्ठा करते हैं, लड़के के लिए हम धन इकट्ठा करते हैं उसकी शिक्षा के लिए, लड़की के लिए हम धन इकट्ठा करते हैं उसके ब्याह के लिए। अगर शिक्षित भी उसको कर रहे हैं तो हमको उसको साथ साथ पैरेलल हम उसके ब्याह की भी चिंता करते हैं। लड़के के ब्याह की हम कभी चिंता नहीं करते हैं। ये अंतर है शिक्षा में भी, जब हम उसको शिक्षित करना चाहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे प्रोफेसर, मैं तो आसपास की ही बात कर रही हूँ, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे हैं जो लंबे लंबे भाषण तो देते हैं, किताबें तो लिखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पुरुषवादी जो सोच है महिलाओं के अंदर भी वो उजागर होती है। वो सीधे कहते हैं यार बेटी है ना तो कन्यादान के ऊपर भी अभी मैं आऊंगी कि बेटी है तो इसके लिए उसके ब्याह के लिए हमें कुछ बचा कर रखना चाहिए। मेरी बहुत बहस होती है उनसे कि क्यों बचा कर रखना चाहिए। जैसे आप बेटे को पढ़ा रहे हो, आप बेटी को पढ़ाओ, अपने आप शादी कर लेंगे, लव मैरिज कर लेंगे, अपना जीवन साथी खुद चुन लेंगे वो। और जब हम इस तरह की बात करते हैं तभी हम दहेज को बढ़ावा देते हैं और हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी दोस्तें मारी जाती हैं, इसी मानसिकता के तहत मारी जाती हैं। कन्यादान सबके यहाँ होता है। मुझे लगता है कि हिंदू परंपरा की सबसे गंदी परंपरा है कन्यादान। मुझे माफ करिएगा, किसी को मेरी बात खराब भी लग सकती है कि मैं धर्म के खिलाफ बोल रही हूँ या परंपराओं के खिलाफ। मैं उन परंपराओं के खिलाफ बोल रही हूँ जो परंपराएं हमें आज भी शोषित करती हैं, जो परंपराएं आज भी हमें जो है मनुष्य के रूप में नहीं देखती हैं, जो परंपराएं आज भी हमें एक मानव देह के रूप में देखती हैं। मैं उस परंपरा की बात कर रही हूं। कन्या दान का मतलब ही हुआ दान, किसी को दान, मतलब हम क्या वस्तु हैं, हम चीज हैं कि हमें दान कर दिया जाए और उसके बाद हमें नोचा और घसीटा जाए। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम 21वीं सदी की बात करते हैं। 21वीं सदी में भी बहुत उल्लास के साथ कहा जाता है कि हम कन्यादान कर रहे हैं। बंद कर देना चाहिए।
कन्यादान जैसे शब्द को, ये कन्यादान जैसे शब्द ही जो हैं वो बलात्कार के बहुत बड़े कारण बनते हैं, क्योंकि हम वस्तु हैं। और इसीलिए जब हम वस्तु के रूप में हमारे माँ बाप हमारा पालन पोषण करते हैं कि दूसरे के घर ये चली जाएगी, हमें वस्तु के रूप में देखते हैं, और वस्तु के रूप में देखने के कारण 8 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। अगर स्तन और योनि को हटा दिया जाए तो पुरुष और स्त्री में क्या अंतर है? आप सोचिए, कोई अंतर नहीं है। हमें प्रकृति ने दिया है, और जो प्रकृति ने हमें दिया है हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम जब मां का दूध पीते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर एक जवान स्त्री को देखते हैं तो हमारे अंदर की कुंठा जागने लगती है। हमें 9 साल की बच्ची के साथ भी हम बलात्कार कर देते हैं। इस तरह का दुस्साहस इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने घरों में लड़की और लड़के के रूप में बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर हम मनुष्य के रूप में उनका पालन पोषण करें, जानवर में भी सारे जेंडर ही है, पर वहां तो ऐसी वो चीजें नहीं है, लेकिन मनुष्य के रूप में है, चली आ रही हैं। तुम ज्यादा बोलोगी तो तुम मार दी जाओगी, तुम ज्यादा बोलोगी तो काट दी जाओगी, तुम हमारे खिलाफ बोलोगी। अगर किसी के परिवार को अगर मजा चखाना है, उसकी नाक को नीचा करना है, तो लड़की के साथ बदसलूकी कर दो, आपकी नाक अपने आप जो है नीचे झुक जाएगी। हिंदी में हम कहते हैं ना कि बेटी बाप की पगड़ी उछलने मत देना। हम ये नहीं कहते कि बेटा बाप की पगड़ी मत उछलने देना, जबकि सबसे ज्यादा बेटा ही उछालता है बाप की पगड़ी। बेटी तुम बाप के नाक को नीचे मत होने देना, इज्जत बचा के रखना। ये इज्जत क्या होती है? सारी इज्जत का ठेका हम महिलाओं ने ले रखा है। आप सभी के माँ बाप बोलते होंगे, मेरी माँ मुझे बोलती है आज भी, मेरे पिता नहीं है लेकिन फिर भी बोलेगी कि अपने बाप की पगड़ी बचा के रखना बिटिया। वो कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, लेकिन बाप की पगड़ी नहीं जानी चाहिए। आप ज्यादा बोलोगे तो बाप की पगड़ी झुकेगी, नाक उसकी कटेगी। तो इस तरह की जो तथाकथित जो चीजें हैं वो हमें 21वीं सदी में भी देखने को मिलती हैं। प्रभा खेतान की जो किताब है नारी मुक्ति की 10 वार्तें, वहां पर उन्होंने जो लिखा है यौनिकता की राजनीति, जो पितृसत्ता की जो चालें हैं, उदारवाद बनाम जो स्त्रीवाद है, आप देखिए कैसे इन्हीं चीजों से वो मुक्ति की बात करती हैं। यौनिकता की राजनीति किस तरह से की जाती है, हमें राजनीति में भी फंसा दिया जाता है, और न जाने कितने संबंध जोड़ दिए जाते हैं। अगर कोई स्त्री बढ़ती है तो बढ़ती हुई स्त्री को अगर रोकना है तो उसके ऊपर जो है शुचिता का प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए। राजेंद्र यादव जी की एक मुझे लाइन याद आ रही है इस संदर्भ में कि बढ़ती हुई स्त्री को अगर रोकना है तो उसके ऊपर यौनिकता का प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए, बढ़ती हुई स्त्री जो है वो अपने आप रुक जाएगी। पुरुष बढ़ता है उसके ऊपर हम यौनिकता का प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं, लेकिन जब स्त्री बढ़ती है तो उसके ऊपर हम लगा देते हैं। और हम भी डरते हैं, हम भी इन द सेंस की स्त्रियां भी बहुत डरती हैं। अरे वो क्या कहेंगे, अगर वो 2 उनके पुरुष हो गए हैं, पुरुष मित्र हैं, तो उनसे उनका अफेयर ही चला देंगी।
खूब गॉसिप चलती है, यार उसके जरूर कुछ ना कुछ होगा। हो सकता है कि उनके बीच सिर्फ दोस्ती हो। पुरुष 10 स्त्रियों से संबंध रख सकता है लेकिन पवित्र है। स्त्री अगर एक पुरुष से भी संबंध रख दी तो अपवित्र हो गई। क्यों जी भाई? सवाल उठना चाहिए ना कि जो तुम्हारे लिए वर्जित है, जो मेरे लिए वर्जित है, वो तुम्हारे लिए भी वर्जित है। लेकिन पुरुष होने के नाते वो तुम्हारे लिए ठीक है लेकिन मेरे लिए गलत है। और आज के दौर में भी हम अगर इन चीजों को देखें तो आज के दौर में भी हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अभी एक स्त्रियों के अंदर जो पुरुष वर्चस्व है उसके ऊपर भी समय सीमा समाप्त हो रही है। उसके ऊपर भी मैं बस एक लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगी कि अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में थप्पड़ पर एक पूरा जो है वायरल हो रही है वीडियो भी और एक न्यूज बना हुआ है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक टीचर को थप्पड़ मारा गया। अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां हिंसात्मक नहीं होती, मैं सिर्फ पुरुषों की ही बुराई कर रही हूं, ऐसा नहीं है। स्त्रियों के अंदर भी पुरुषवादी मानसिकता कायम होती है जो परंपराओं के द्वारा हमारे अंदर आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो शोषण होता है वो सास के द्वारा, दादी सास के द्वारा या नंद के द्वारा या भाभी के द्वारा ही शोषण होता है। और हम उसके उस रूप को नहीं देखते हैं और हम कहते हैं जी औरत ही औरत की दुश्मन है। औरत ही औरत की दुश्मन नहीं है, हमारी सोच वो बना दी गई है, गढ़ दी गई है। अभी जो थप्पड़ की जो मैंने बात की, इसलिए थप्पड़ मारा जा रहा है क्योंकि वो स्वर्ण महिला है और एक दलित महिला कैसे जो है आगे बढ़ सकती है। ये सोच आप देखिए, ये पुरुषवादी सोच ही है। जैसे पुरुष सोचता है कि एक स्त्री कैसे आगे बढ़ सकती है, तो स्त्री भी सोचती है कि एक दलित स्त्री कैसे आगे बढ़ सकती है। वो कैसे जो है हमारी बात को मना कर सकती है। ये बोलने वाली स्त्री है तो इसके बोलने को ही दबा दिया जाए। जो मैंने आप लोगों को नाक की बात बताई थी कि अगर एक स्त्री एक परिवार को अगर दबाना है तो उसके घर की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करिए और उसकी इज्जत, लोग कहते हैं ना हमारी इज्जत जी खत्म हो गई, अब तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। उसी तरह से वो महिला भी उस महिला को कैसे दबाना चाह रही थी। उसको लगा कि अगर हम इसको थप्पड़ मार देंगे तो ये महिला, बढ़ती हुई ये महिला रुक जाएगी। तो बढ़ती हुई महिला को अगर रोकना है तो आप इस तरह के विभिन्न व्यवहार कर सकते हैं और उसको जो है बढ़ते हुए को रोक सकते हैं। अगर हम महिलाओं की स्थिति के बारे में बात करें या आमूल परिवर्तन लाने की जब हम मांग भी करते हैं तो जोर खरोश से हम कुछ समितियां बना देते हैं, आवाजें उठती हैं और वो आवाजें जो हैं कुछ समय तक चलती हैं और उसके बाद दफन हो जाती हैं। और फिर ऐसे ही जो है सारा सिलसिला जो है वो चलता रहता है। तो हमें सोचना और समझना पड़ेगा कि हमारी भागीदारी कैसी है। हम जब राजनीति में अपनी भागीदारी करते हैं, हम सामाजिकता में जब अपनी भागीदारी करते हैं तो हमारी भागीदारी जो है किस आधार पर है। जब हम 33% आरक्षण की बात करते हैं तो क्या वो 33% आरक्षण आज भी महिलाओं को मिल पाया है? या हम किस स्वतंत्रता की बात करते हैं, किस अधिकार की बात करते हैं, किस आंदोलन की बात करते हैं? इन सब विषयों पर हम लोगों को बहुत ही बारीकी से सोचना होगा, समझना होगा और
स्त्री अस्मिता की जो लड़ाई है, जो हम सब की लड़ाई है, उसको हमें ठीक से पहचानना होगा कि आखिर हमारी स्वतंत्रता क्या है, हमारी अपनी असली स्वतंत्रता क्या है। इन सब चीजों को अपने जहन में हमें बसाना होगा और अपने घर में हमें एक मानव के रूप में स्त्री और पुरुष का पालन पोषण करना होगा, जो बच्चे के रूप में जन्म होता है। मैं अपनी ही एक कविता के माध्यम से अपनी बात यहां पर समाप्त करना चाहूंगी। मेरी कविता है सबसे बुरी लड़की। आप सोचिए कि हमको बुरा क्यों, ये मैंने अपने वक्तव्य में बताया कि हम बुरे क्यों होते हैं। सबसे बुरी लड़की, मैं बहुत बुरी लड़की हूं। मैं बहुत बुरी लड़की हूं क्योंकि मैं हंसती हूं, क्योंकि मैं हंसती हूं। मैं सबसे बुरी लड़की हूं। सब लड़कियां हंसती नहीं। मैंने बचपन में सुना था कि आप ठहाकेदार हंसी मत हंसिए, हा 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 करके, ये लड़कियों को शोभा नहीं देता है। हमारे माँ बाप बहुत बुजुर्ग औरतें बोलती थी कि हंसना नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि ये जो गंदी औरतें, वो गंदी औरतें होती हैं जो इस तरह से खुलकर हंसती हैं। सब लड़कियां हंसती नहीं, उनकी आंखों में होती है हया और शर्म। उनकी आंखों में होती है हया और शर्म। मेरी आंखों की शर्म और हया मर गई है। मेरी आंखों की शर्म और हया मर गई है क्योंकि मैं खुलकर हंसती हूं, क्योंकि मैं खुलकर हंसती हूं। मैं बहुत बुरी लड़की हूं। इस देश की अच्छी लड़कियां न सोचती हैं, न खुलकर बोलती हैं, न ख्वाब देखती हैं। इस देश की अच्छी लड़कियां न सोचती हैं, न खुलकर बोलती हैं, न ख्वाब देखती हैं, न करती हैं समानता की बातें, न करती हैं समानता की बातें। जो मैंने अभी आपको राखी के रूप में बताया कि हम कभी समानता की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो इस देश की सबसे अच्छी लड़कियां हैं, क्योंकि वो इस देश की सबसे अच्छी लड़कियां हैं जो उछलने नहीं देती बाबा की पगड़ी, जो उछलने नहीं देती बाबा की पगड़ी। लेकिन मैं तो परे हूं इससे, लेकिन मैं तो परे हूं इससे, क्योंकि मैं हंसती हूं खुलकर, बोलती हूं बेबाक, ख्वाबों के भरती हूं उड़ान, सजग अपने अधिकारों से रचती हूं एक नया समतामूलक संसार। सजग अपने अधिकारों से रचती हूं एक नया समतामूलक संसार। वाकई में मैं इस देश की सबसे बुरी लड़की हूं। वाकई में मैं इस देश की सबसे बुरी लड़की हूं। मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करती हूं, समय को ध्यान में रखते हुए। आप सभी ने मुझे सुना इतनी शांति से, और मैंने पूरी कोशिश की कि अपने वक्तव्य में स्त्री विमर्श कल और आज की स्त्रियां, पहले की स्त्रियां और कल आने वाली स्त्रियों को कैसे हम, स्त्री विमर्श को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, और एक मनुष्य के रूप में हमें सोचा जाए। हमारे श्रीधर सर पुरुष हैं, हो सकता है काफी पुरुष मित्र भी हैं, मुझे सुनते हुए उनको बुरा लग रहा हो, लेकिन मैंने जो हकीकत बयान की है कि हमें आप लोग मनुष्य के रूप में देखिए, हम भी मानव हैं और हमें भी पीड़ा होती है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुना। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। आपने बहुत ही एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन आज का रहा है। आपने स्त्री विमर्श के तीनों पक्षों को, कल, आज और कल,
इसको समेटने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। आपने बताया है कि किस प्रकार शिक्षा, अर्थव्यवस्था और परिवार, इसमें स्त्री का शोषण होता है, और हमारी मांग बस इतनी सी है कि हमें एक मनुष्य के रूप में पहचाना जाए, ना कि एक स्त्री वाला जो लेबल है वो निकाल कर मनुष्य के रूप में पहचाना जाए। स्त्री विमर्श की लड़ाई जो है पुरुष के खिलाफ नहीं है, स्त्री विमर्श की लड़ाई जो है पुरुष मानसिकता के साथ है। ये पुरुष मानसिकता की लड़ाई जो चल रही है, उसके खिलाफ जो चल रही है, इस बात पर आपने बहुत अच्छी बातें, बहुत सारे उदाहरणों के साथ जो अपने आसपास घटित होते रहते हैं, इस पर अपनी बात बेबाकी से रखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आभासी इस बैठक में जो लोग हैं, उन्हें अगर कोई प्रश्न करने हैं, जिज्ञासाएं व्यक्त करनी है, अपना मत अभिमंडित करना है, तो आप सबका स्वागत है। अपने कोई एक अनम्यूट करके अपनी बात रखें। बोलिए बोलिए। मैडम अनम्यूट हो जाइए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमें अपने आत्मसम्मान के लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो दे देना चाहिए। जानवरों की जिंदगी और कीड़े मकोड़ों की जिंदगी हमें अब नहीं जीना है। हमने बहुत जी लिया। सदियों से हमें कीड़ा ही तो समझा जा रहा है। पांव दबे पांव कोई हमें क्या पायदान समझा जाता है। आप आइए, पैर पोंछिए और निकल जाइए, उसके बाद झाड़ कर फेंक दीजिए। हम पायदान नहीं हैं। हमें खुद समझना होगा इस चीज को। हमारी अपनी अस्मिता है, हमारी अपनी पहचान है, हम मनुष्य हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई, और किसी से कुछ बात कहनी है? जो शोधार्थी हैं, उन शोधार्थियों को एक बहुत अच्छा मंच है, आप अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त कीजिए। हेलो मैम। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रूपा तिरेरा है। मैं मंगलूरु विश्वविद्यालय में पढ़ रही हूँ। हाँ, मेरा एक जिज्ञासा थी, हम हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो परंपरा के बारे में बात करते हैं, जहाँ बहुत की तरह की मतलब शोषण के बारे में हमने सुना। तो जैसे कहते हैं कि कॉइन में दो रूप होते हैं, तो जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पर पॉजिटिविटी भी होती है। तो क्या वहाँ पर ही अच्छी चीज होती है? जैसे कि हमने स्कूल में कहा कुछ महिला के बारे में बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर उल्लारा में रानी अब्बका देवी और झांसी रानी और कुछ ऐसे चंद महिलाओं के बारे में ये बात करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ उन महिलाओं और आम महिलाएं जो शोषित हो रही हैं, उनके बीच में जो क्या एक कमी है जिससे वो अपने आप को किसी भी स्थिति में अपने आप को स्ट्रांग करे। क्योंकि हम सारी मतलब हर बार हम दूसरों की सुरक्षा की चाह में नहीं ले सकते हैं ना, इसलिए। मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाई हूँ। आप एक आध वाक्य में अगर बोल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रूपा जी। प्रतिभा जी, मुझे लगता है ये प्रश्न नहीं था। या रूपा जी ने अपनी बात रखी है यहाँ पर। जी 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 रूपा जी, क्लियर? नहीं मैडम, मुझे लगता है वो ये पूछ रही हैं कि जो महिलाएं हम स्वतंत्रता आंदोलन में जो वीरांगनाओं की बात करते हैं, जो अपने साथ साथ अपने प्रजा की रक्षा कर सकती हैं, तो हम जो सामान्य महिलाएं हैं वो अपनी रक्षा भी क्यों नहीं कर पाती हैं? मतलब उसमें डिफरेंस क्या है वो पूछ रही हैं। अच्छा। हाँ, ओके। तो ये तो हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है ना कि हम अपने आप को कमजोर समझते हैं। वो जो वीरांगनाएं थी, उन्होंने अपने आप को इस रूप में प्रस्तुत किया और उन्होंने ये दिखाया कि हम किसी पुरुष से कम नहीं है, चाहे वो रजिया सुल्तान हो। आप
आपने अगर इतिहास पढ़ा होगा तो रजिया सुल्तान किस तरह से उस समय में मुस्लिम समाज में वो शासन चला रही थी और उनको कैसे जहर दिया गया। एक औरत अगर बढ़ रही है तो बढ़ती हुई औरत को हमेशा रोकने का प्रयास किया जाता है। तो हमें अपने अंदर मैंने बार बार यही चीज बोला अपने व्याख्यान में कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा पालन पोषण ही एक मनुष्य के रूप में करना चाहिए। हम कमजोर नहीं हैं, पर हमें परंपराएं, हमारी समाज, हमारी व्यवस्था, ये सब हमें कमजोर बना देती हैं और हमें दिखा देती हैं कि हम कमजोर हैं। हम जैसे लड़का गिरता है तो हम कहते हैं ना, क्या लड़कियों जैसे रो रहे हो। तो ऐसा नहीं कि उसको चोट नहीं लगती है, चोट लगती है, लेकिन हमारा एक माइंड सेटअप हो जाता है, नहीं हम रोएंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे कि लड़के कभी रोते नहीं है, लड़कियां तो भावुक हैं, वो तो हमें भावुक बनाया जाता है। कोई अंतर नहीं होता है। अंतर सिर्फ दो ही चीज में है कि हम गर्भ धारण करते हैं और कोई अंतर नहीं है उस प्रकृति। हम तो आप सोचिए कि जो मतलब औरतें तो ज्यादा स्ट्रांग हैं, एक जीवन वो प्रदान करती हैं। अगर हम जीवन ना दें तो जीवन रहेगा ही नहीं। आप इस रूप में भी तो सोचिए कि पुरुषों का हर साल हम रिचार्ज कूपन करते रहते, नहीं तो वो तो मर जाए बेचारे। वो तो बेचारे हर साल मरते हैं और हम हर साल उनको जो है जीवन देते हैं। हमें तो, और हम तो जीते हैं, हमारा तो रिचार्ज कूपन आज तक कभी हुआ ही नहीं है, तो हम तो ज्यादा स्ट्रांग है। रूपा जी मैडम और एक बात बताना चाहती हूँ कि मंगलूर यानी कोस्टल एरिया में यहाँ मातृत्व समाज है जी, तो नारी विमर्श की उतनी आवश्यकता यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि लड़की लोग बहुत स्ट्रांग है। जब हमें पढ़ाते हैं हम नारी विमर्श के बारे में, तब हमें बताना पड़ता है कि उत्तर भारत और उत्तर कर्नाटक की ये समस्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है लड़कियों को अपने माँ के इसके आस्ती मतलब जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में हाँ शादी करके वो अपने पति के साथ माँ के घर में रह सकती है और उसको पढ़ने का भी अधिकार है। यानी उतने जैसे हम लोग नारी विमर्श में जिन समस्याओं को हम लोग उठा रहे हैं वो समस्याएं यहाँ दिखाई नहीं देती। विशेषकर अगर आप साउथ कर्नाटक से नीचे अगर आप जाएंगे तो मातृसत्तात्मक समाज होने के कारण स्त्री के हाथ में बहुत सारे अधिकार है, विशेष अधिकार है। तो इस दृष्टि से होता क्या है कि जिस प्रकार का शोषण उत्तर महाराष्ट्र या उत्तर कर्नाटक से आगे अगर ऊपर अगर चले जाए तो हमें वो शोषण यहाँ पर उतना दिखाई नहीं देता है। हालांकि कुछ परिवारों में हम लोग ये शोषण देखते हैं, आज भी है कुछ शोषण, लेकिन प्रतिशत अगर हम देखते हैं तो इस प्रतिशत में मुझे लगता है उत्तर और दक्षिण में अंतर आपको दिखाई देगा। हाँ, जैसे आदिवासी समाज में भी जी ऐसा है कि उस समाज में भी जो है मातृत्व समाज है। हाँ, तो अब आप खुद सोच कर देखिए कि जहां पर पितृसत्ता नहीं है वहां पर औरतें चला रही हैं, तो वो तो कमजोर नहीं है। तो कमजोर तो बात वही है ना कि हमें तो कमजोर बना दिया है। हमारी जो बोलते हैं ना कि दिमाग में अगर आप किसी के बिठा दीजिए कि तुम ऐसी हो, तो कहीं ना कहीं हमारे भी दिमाग में वो चीज बन जाती है, ग्रंथियां बन जाती हैं, मतलब ग्रंथियां बना दी जाती हैं। मैडम, यहाँ पर एक दो प्रश्न आए हैं जो अभी अफगान की परिस्थितियों को लेकर पूछे गए हैं। मलाला की बात की गई है, तो क्या अफगान की स्थितियों में मलाला जैसी औरत की सृष्टि हो सकती है क्या? एक प्रश्न ये आया है, और दूसरा आया है औरतों को स्त्री की स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, इन दोनों में क्या अंतर है? आप देख सकेंगे यहाँ पर हाँ, मैं देख रही हूँ कि क्या ऐसी स्थिति में अफगान में मलाला जैसी युवतियों की सृष्टि हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी, क्योंकि निर्माण हमें ही करना है। जब हम निर्माण करेंगे, भाई हमारे यहाँ लक्ष्मीबाई भी तो हैं, रजिया भी हैं, बहुत सारी विदुषी महिलाएं हैं, आज भी हमारे सामने महिलाएं हैं। हम और आप जैसे लोग आज इस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना निर्माण कर रहे हैं, तब हम आए हैं। तो बनाने का काम जो है, ये तो सबसे पहला काम परिवार ही करता है, फिर समाज करता है, उसके बाद निर्माण शुरू होता है। तो हमें अपने परिवार से ही, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, मैं थोड़ा सा मेरे वक्तव्य में वो चीज रह भी गई थी, शिक्षा। हमें शिक्षित ही नहीं किया जाता है।
जब शिक्षित ही नहीं किया जाएगा तो पति को हम परमेश्वर अपने आप मान लेते हैं, पुरुष को हम सब कुछ मान लेंगे। और जैसे ही शिक्षा नाम का हथियार हमारे पास आ गया, तब तो समझिए कि हम उसको काट देंगे। क्या काटेंगे? परंपराएं काटेंगे, धार्मिक जो आडंबर है उसको काटेंगे। हमें लगेगा कि अरे नहीं, ये सारी चीजें तो है ही नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जब हम शूद्रों की बात करें, आप सोचिए कि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर वो वेद का एक अक्षर भी उनके कान में चला जाता था तो उसको शीशा कूट कर उनके कान में डाल दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसने सुन लिया। सुना नहीं, कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर तो वो चीजें आ गई ना, वो सुन लिया कि ऐसा तो होता ही नहीं है। तो जब शिक्षा का हथियार हम, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो जोर दिया था वो सबसे पहला जोर उनका था। और फूले का भी, ज्योतिबा फूले जी ने भी जोर दिया था कि पहले महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए। जब वो शिक्षित हो जाएंगी तभी तो वो आपको बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और एक अच्छे समाज का निर्माण भी हम तभी कर सकते हैं जब हम शिक्षित होंगे। और अफगान में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो शिक्षित नहीं है, उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो पढ़ती तो हथियार उठाती, उनको उतनी ही शिक्षा दे दी जाती है कि वो अपना कुरान पढ़ सके। जैसे पहले हम लोगों को, सवर्ण महिलाओं को उतनी ही शिक्षा दे दी जाती थी कि वो रामचरितमानस पढ़ लें, उससे ज्यादा उनको नहीं। और जब हम पढ़ेंगे तो हम और आप जैसे लोग जो हैं वो बुरी औरतें कहलाएंगे और अपने अधिकार की बात करेंगे। तो आप उनको पढ़ने मत दीजिए, उनके अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई? हेलो, नमस्ते मैम, मेरा नाम कंचन है। मैम, मेरा सवाल है, मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ साहित्यकारों का मत है कि हिंदी साहित्य में स्त्री विमर्श सिर्फ पुस्तकों और शिक्षित वर्गों तक ही सीमित है। और जब कभी देश में कहीं कोई अत्याचार ऐसे आवाज सुनाई देती है तो ये महिला साहित्यकार, स्त्री विमर्श साहित्यकार जो है स्त्री विमर्शकों का अर्थात स्त्रीवादियों का साथ कहीं भी साथ नहीं देती है, वो आगे नहीं आती है। क्या ये सही है क्या मैम? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि जब अत्याचार होता है तो स्त्री साहित्यकार आगे नहीं आती हैं। आती हैं, लेखनी के माध्यम से भी आती हैं। और जो लोग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ी हुई हैं वो भी आगे आती हैं। ये तो बस वही हमने कहा ना, एक साजिश बना दी जा रही है कि स्त्री विमर्श उभर रहा है तो इसको समाप्त कर दिया जाए। जैसे दलित विमर्श को बार बार कहा जाता है ना कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसको तो खत्म हो जाना चाहिए, कोई भाषा नहीं है। उसी तरह से स्त्री साहित्य को भी हमेशा हम कहते हैं कि ये क्या है, बस एक ही बात करती हैं, यौनिकता की बात, आर्थिक स्वतंत्रता की बात, यौनिकता से स्वतंत्रता, और परंपराओं से लड़ती रहती है, बस इतना ही करती रहती है। और इनके साहित्य में ना तो भाषा है, ना तो सौंदर्यता है, ना तो अलंकार है, ना तो कुछ है। तो ये तो पूरी एक मानसिकता के तहत जो है ये गढ़ा जाता है, इस तरह की कोई बातें नहीं है। कलम के द्वारा भी जनमानस को बदला जा सकता है ना, तो वो भी तो अपनी तौर से एक देन है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। सक्रियता ना भी हो तो सक्रिय स्त्रियां तो है ही, जिसको हम कार्यकर्ता के रूप में लेते हैं, वो तो कर ही रही है। लेकिन अगर किसी स्त्री में वो अगर वो हिम्मत नहीं है तो वो लेखन के द्वारा अपनी बात रखती है। जी मैम, धन्यवाद मैम। और भी कोई? प्रतिभा जी। जी हाँ, नमस्ते। अफगानिस्तान और women about from Afghanistan. Miss Shafia Madam talked about women in fate of women in Afghanistan, and somebody told about Malala and all, एकजुट होना है, otherwise मरना भी है, like that. Everything came up. What I suggested, why can't they come together? When all women in India can sit together at Shaheen Bagh for their right or whatever it is, politics is apart, when they can come together, the same thing can happen in Afghanistan also. They can come together and can fight for their right as they are doing in India. So I think this is what I wanted to share with you. Madam, your talk was very well presented. I congratulate you and I thank Pratibha for inviting me for this talk. Thank you, Madam. ओके, टिप्पणी करेंगी आप?
हाँ, मैं एक लाइन में ही टिप्पणी करूंगी कि शाहीन बाग और अफगानिस्तान के उस आप कल्चर को भी देखिए कि क्या है। जो मैंने शिक्षा की बात पहले से ही बताई कि वहाँ औरतें कैसे कहाँ तक शिक्षित हैं, तो वो रिपीटेड हो रही हैं मेरी बातें कि हमें शिक्षा देखनी पड़ेगी कि जब तक शिक्षित हम नहीं होंगे और इस तरह की चीजें आती रहेंगी। और मलाला जब वो शिक्षित हुई, जब उसने देखा कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, तो आवाज जो हकीकत क्या है उस रूप में उनकी चीजें सामने उभर कर आती हैं और आएंगी। शाहीन बाग इसका उदाहरण है कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में शाहीन बाग में महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था उस चीज को लेकर। तो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी और बदलाव हमें और आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम और आप बदलाव नहीं करेंगे तो बदलाव जो है वो बहुत मुश्किल है। और भी किसी को कुछ कहना है? मुझे लगता है काफी समय से मैडम बोल रही है। मुझे लगता है किसी के अभी सवाल नहीं होंगे। एनीवे, हेलो मैडम। बोलिए माधेश जी। मैडम जी, मेरा एक बात था। मैडम, हमारे परंपरागत इस समाज में वो जिसका लाठी है उसका भैंस, मतलब वो जिन्होंने बलवान है बलहीन पर अधिकार चलाते हैं। वो अभी वो क्या हो रहा है हमारे अभी वो वास्तव देखे तो अफगानिस्तान में यही लागू हो रही है शायद। और स्त्री के संबंध में आगे मैडम जी ने बता दिए है अभी, आप वो शिक्षित होना चाहिए। इसके साथ आर्थिक रूप से सबल हुए तो ये स्त्री के बारे में जो हो रही है शोषण शायद कम हो जाएगी और प्रजातंत्र बढ़ने पर भी शायद ये सारी अन्याय एवं अत्याचार कम होने लगा। ये मेरा अभिमत है मैडम जी। ओके, थैंक यू। लगता है अब और कोई है क्या? शायद मैडम के भाषण के साथ सबके मन में जिज्ञासा है। हेलो। हाँ, हेलो, नीता जी बोलिए। मैं नीता दौलतकर बोल रही हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या स्त्री को सिर्फ शिक्षित होना जरूरी है या आर्थिक रूप से सबल होना जरूरी है? मैं सोचती हूँ कि स्त्री को स्वतंत्र विचारों से प्रवृत्त होना चाहिए, अपने अधिकारों को लड़ने की ताकत होनी चाहिए, भले उसके पास आर्थिक सबलता हो या न हो, शिक्षित हो या न हो, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी स्त्रियां ऐसे गांव की वगैरह, उनके पास न शिक्षा है न पैसा है, फिर भी वो अपने विचारों के प्रति जागरूक होने के कारण अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। क्या ये सही नहीं है? नीता जी, होना बहुत जरूरी नहीं है उसके लिए, मेरे विचार से। नहीं नीता जी, इसमें दो चीजें हैं, दो बातें हैं। साक्षर और शिक्षित। बिल्कुल। जी हमने शिक्षित होने की बात की है, साक्षर होने की बात कहीं नहीं की है। शिक्षित का मतलब ही यही होता है कि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। हम साक्षर, जो अभी मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया, बहुत सी महिलाएं जो हैं वो डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, लेकिन आज भी पति की लंबी आयु के लिए जो है करवा चौथ का व्रत रखकर रात में जो है उनका व्रत तुड़वाती हैं। बहुत सारी औरतें जो हैं वो जो अगर पति अपनी सारी तनख्वाह जो है वो अपने पति को दे देती हैं, अपनी मन से वो खर्च भी नहीं कर पाती हैं। यहाँ तक कि औरतें जो हैं वो अपने माँ बाप की देखभाल भी नहीं कर पाती हैं बिना अपने पति के परमिशन के। इसीलिए मैंने वहां शिक्षित शब्द प्रयोग किया है कि हमें साक्षर तो हम हो गए हैं पर हम शिक्षित नहीं हो रहे हैं। हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गए हैं, लेकिन हमें समझना है अपनी सही स्वतंत्रता को कि आखिर स्त्री विमर्श है क्या, स्त्री अस्मिता है क्या। तो हमें शिक्षित बनना है, तभी तो मूल मंत्र है बाबा साहब का, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमें भी शिक्षित बनना चाहिए, महिलाओं को संगठित रहना चाहिए, हमेशा मिलकर रहना चाहिए, सास बहू की तरह लड़ना नहीं चाहिए और संघर्ष करना चाहिए कि आगे आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चियां हैं, हम उनको मनुष्य के रूप में उनको दर्जा दिला सकें। और मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, अफगानिस्तान में बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठा होकर तालिबानों के खिलाफ आवाज उठा रही है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव मूव। बहुत दिनों तक आप किसी को
हम कहते हैं ना कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि अगर आप गुलाम को उसकी गुलामी याद दिला दीजिए तो वो अपने आप जो है गुलामी से मुक्ति होने की बात करने लगेगा, आजादी की बात करने लगेगा। जब तक हमें गुलामी याद नहीं दिलाई जाएगी, जब तक कौंधेगा नहीं हमारे मन में कि हम गुलाम हैं, तब तक हम आजादी की कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक लाइन इसमें बोलूंगी कि जहां पर JS मिल ने एक लाइन कही थी कि पुरुष को एक ऐसे गुलाम की जरूरत थी जो स्वेच्छा से अपनी गुलामी स्वीकार कर सके, और वो गुलाम थी औरतें। हम कहते हैं ना, हम गुलाम ही हैं कि मेरा कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, और हम उस गुलामी को बहुत सहज स्वीकार भी कर लेते हैं कि हम गुलाम हैं, लेकिन हम उसकी मुक्ति की बात नहीं करते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि नहीं, ये तो वाकई में मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी है, तो हम उसको तोड़ते हैं, और जो हमें अफगानिस्तान के रूप में आपको देखने को मिलेगा। मैडम धन्यवाद मैडम। और एक मिनट कर देते हैं जी मैडम, आपकी बुरी लड़की कविता बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मुझे लगता है मैं भी कहीं कहीं बुरी लड़की हूँ, इसलिए भी ज्यादा अच्छी लगी मुझे। इस देश की सारी लड़कियां बुरी हो जाएं तो देश बदल जाए। जी जी हेलो, वन लाइन जस्ट। हेलो, हाँ बोलो। हाँ, now we are talking only that a girl should be Shikshit, Swatantra, etc., and all that. We are giving her list. Always we give the list to her, do's and don't. Do this and don't do that. Don't come late, this, that. Why can't we do this, the same thing to boys? That upbringing of the boy should be changed. जब लड़की घर में लेट आती है तो सिर्फ उसको ही पूछते कि कहाँ गई थी, एक्चुअली दैट वर्ड मुंह काला करने के लिए गई थी. Why can't we ask, the boys also, the mothers, all the mothers and all the parents should socialize this, condition this boys also, how to respect women and how to control themselves. So after all, human nature is important, not education, not money, anything. The nature of man decides everything. Even though he is educated, he may ill-treat his wife. Yes. So he should be educated. So that should start. That is what I feel always. यानी स्त्री शिक्षित होने के साथ-साथ पुरुष को भी शिक्षित होना जरूरी है. The man should share kitchen. Then only there will be equality, or there will be freedom for women. Exactly. Yeah. Thank you. Thank you for providing me this time to talk. Okay. चलो, हो गए प्रश्न? लगता है मैडम। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक बहुत ही ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आज रहा है। मेरे लिए ये बड़ा ही अच्छा अवसर रहा है कि आज हम लोगों का ये जो व्याख्यानमाला चल रही है, लगभग 11वीं आप वक्ता हैं इस व्याख्यानमाला की, और इतने अच्छे सेशन के साथ हमारे इस व्याख्यानमाला का समापन हो रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपका अभिनंदन। और जब भी हम लोगों को अवसर मिलेगा, जब भी ऐसा मौका आएगा, हम आपको याद करेंगे मैडम। एक बहुत ही सुंदर ढंग से, सधे हुए शब्दों में, अत्यंत जमीनी तौर पर आपने अपने विचार रखे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पिछले हम लोगों ने शुरू किया था, मुझे जहां तक याद है 16 जून से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है, और निरंतर ये व्याख्यानमाला 11वें व्याख्यानमाला की इस कड़ी तक आप लोग सभी जुड़े रहे। आप सबका मैं धन्यवाद देती हूँ, आप लोगों को साधुवाद देती हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं यहाँ पर, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक ये सूरत नहीं बदलेगी, तब तक नया आगाज नहीं होगा, नया दिन नहीं आएगा, हमारी सोच नहीं बदलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ साथ पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद देती हूँ। आप सबके प्रति आभार है। साथ ही मैंगलोर विश्वविद्यालय की डॉक्टर नागरत्ना मैडम और सुमा रोडन्नावर, डॉक्टर श्रीधर हेगड़े जी, ये सतत मेरे साथ जुड़े रहे हैं। हम लोगों ने मिलकर वक्ताओं को तय किया और वक्ताएं यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी अपनी बात रखी। आप तीनों के प्रति
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दोनों विश्वविद्यालय के छात्रों, शोधार्थियों, प्राध्यापकों, शिक्षकों सबके प्रति मैं साधुवाद और धन्यवाद देकर आप सबका अभिनंदन, आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बहुत मैडम। शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नीलम मैडम धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा आपका। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने गूगल पर देखा वो जो आप बता रही थी, हैट्स ऑफ टू यू। शुक्रिया। वो थप्पड़ वाली महिला मैं ही हूँ। बुरी लड़की को थप्पड़ पड़ता ही है। बात में आपकी कविता बहुत ही अच्छी है और कविता के अनुसार पता चलता है कि आप मतलब आज के विषय के लिए हमने आपका जो चयन किया बिल्कुल ही सही था। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया सुमन जी। मैं बहुत बड़ा बुरा लड़का हूँ। अगले जन्म में मैं अगले जन्म में मैं महिला बनूंगा। हमें अगर ऐसे बुरे लड़के मिल जाएं और परंपराओं को तोड़कर महिला को मनुष्य समझे तो हमें ऐसे बुरे लड़के सिर मस्तक पर हमारे। बिल्कुल सही बात। हमारे सबको पता है। नहीं, अक्सर कहा जाता है ना, मुझे अगले जन्म बिटिया न कीजो। उन्होंने कहा कि महिला ठीक है मैडम, ठीक है, शुक्रिया, ओके मैडम। बंद करें मैडम? थैंक यू, बहुत अच्छा रहा, कुल मिलाकर बहुत अच्छा रहा। जी जी मैडम जी, आज समाप्त हो रहा है और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। अब क्या करें, इतना ज्यादा काम का प्रेशर आ गया ना, संभाल नहीं पा रही हूँ मैं। प्रतिभा मैडम, अगले हफ्ते क्या करेंगे? हम सब मिलेंगे ऑनलाइन। लेकिन आज का बहुत बढ़िया रहा मैडम। बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। और मैडम इतना मतलब मैडम इतने टेंशन में थी फिर भी इतने अच्छे से मैडम ने बताया। जी 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 धन्यवाद मैडम। सबसे